हाँ, गुड इवनिंग साथियों। आज ये वीडियो मैं शाम के समय लोड कर रहा हूँ। आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कोल विद्रोह की। कोल विद्रोह 1831 में आरंभ हुआ और ये छुटपुट चलता रहा और 1832 में इस विद्रोह ने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया और 1848 तक ये छुटपुट गतिविधियों के साथ चलता रहा। क्योंकि इस विद्रोह में 1832 में बड़ी घटना ये हुई थी कि जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बुद्धो भगत, वो इस विद्रोह में बहुत से विद्रोहियों के साथ मारे गए थे और उनकी झड़प हुई। उस झड़प में जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे विलिकिंसन और डेंट। विलिकिंसन और डेंट के नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन किया और उसमें ये मारे जाते हैं। बुद्धो भगत के अलावा जो इनके सहयोगी थे, जुआ भगत, केशव भगत, वे भी इसमें विद्रोह में शामिल रहते हैं, उनका प्रचार प्रसार में सहयोग करते हैं। इसके अलावा इनके साथ नरेंद्र सहाय, मनी की, मदरा महतो इस विद्रोह को बढ़ाने में इनका सहयोग करते हैं। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो ये था कि छोटा नागपुर में रहने वाली जो भील जाति थी उस पर उनकी ज़मीन को छीन लिया गया और ज़मीन छीनने के विरोध में उन्होंने विद्रोह किया। लगान वृद्धि करके उनकी ज़मीन को हथिया लिया गया और फिर इस विद्रोह में गति जब हुई कि जब कुछ लोग वहाँ चावल से शराब बना लिया करते थे, तो चावल से जो शराब वो बनती थी उस पर उन्होंने उत्पादन शुल्क इतना लगा दिया कि उसकी सब जो भी बचत होती थी वो सब उसमें निकल जाती थी, तो उन्हें कुछ बचता नहीं था। इसलिए चावल से निर्मित शराब पर शुल्क लगाने के विरोध में भी ये विद्रोह फैल गया। तो ये कारण थे इस विद्रोह के। और थोड़ा तबीयत मेरी सही नहीं है, ये मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो पहले कुछ जुकाम रहा फिर खांसी, लेकिन मैं चूँकि परीक्षाओं को देखते हुए मैं वीडियो ज़रूर डाउनलोड करता हूँ, इसीलिए कि भाई बच्चों को लाभ मिले। तो विद्रोह का मैंने कारण बता दिए। इस विद्रोह को लड़का विद्रोह के नाम से भी जानते थे, लड़का विद्रोह का नाम दिया जाता था। और मुख्यतः ये विद्रोह छोटा नागपुर से लेकर आसपास रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि, यहाँ तक ये विद्रोह फैला था। तो ये कुछ मुख्य कारण थे इस विद्रोह के। और मैं समझता हूँ कि जो भी क्वेश्चन इस विद्रोह, कोल विद्रोह के नाम से बनते हैं वो लगभग इसी में आ जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा जो विद्रोह है वो लेते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को बहुत ही मुख्यतः, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, 1855-56 में ये विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वो सिद्धू और कानू थे। इस विद्रोह को सबसे शक्तिशाली विद्रोह माना जाता है। जो भी विद्रोह हैं सबसे शक्तिशाली विद्रोह वो संथाल विद्रोह ही माना जाता है। भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक इस विद्रोह का फैलाव था। जहाँ जहाँ ये विद्रोह हुआ इस विद्रोह को हुल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी परीक्षा में हुल आंदोलन कहा जाता था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हुल आंदोलन का नाम ही संथाल विद्रोह था। तो इस विद्रोह में सिद्धू और कानू 6 और 8 महीने के अंतराल पर 1 अगस्त 1855 में, 2 फरवरी 1856 में पकड़े जाते हैं, ना गोली मार दी जाती है। और इनके मारे जाने के बाद में भी ये विद्रोह काफ़ी आगे तक फैला। लोगों ने बहुत आगजनी की, स्टेशन, बस अड्डों सबको निशाना बनाकर विद्रोह फैलाया गया और आदिवासी अधिक संख्या में संगठित हुए। एक जगह पड़ती है भगनी ढी,
भगनीडीह में ही करीब 6 से 8 हज़ार जो विद्रोही थे वो इकट्ठा हुए। 30 जून 1855 को उस समय तक सिद्धू जो है पकड़े नहीं गए थे और इस विद्रोह को वहाँ से शुरुआत की गई और फिर विद्रोह फैलता हुआ स्टेशन, डाक गाड़ी, पुलिस स्टेशन आदि को निशाना बनाते हुए विद्रोह आगे तक बढ़ाया गया और 1856 के अंत तक भागलपुर में एक पुलिस कमिश्नर थे ब्राउन, उनकी देख रेख में इस विद्रोह को फिर शांत कर दिया गया। काफ़ी विद्रोही इसमें मारे गए थे। तो विद्रोह का रूप बड़ा होने के कारण और विद्रोह में मारे जाने लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस विद्रोह को बड़ा विद्रोह माना गया, इसलिए इसे काफ़ी बड़ा विद्रोह बोला जाता है। एक विद्रोह वो छोटा ही है, उसका नाम है सूरत का नमक आंदोलन। सूरत का नमक आंदोलन, क्योंकि नमक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो अक्सर बच्चे दंडी यात्रा को ही नमक आंदोलन समझते हैं और दंडी यात्रा के अलावा दूसरा कोई भी नमक आंदोलन भारत में हुआ ही नहीं, उन्हें ये रहता है। तो इसलिए 1844 में सूरत का नमक आंदोलन था और जब नमक कर को 1.5 रुपया, गलत बोल गया, आधा रुपया 50 पैसे प्रतिमन से बढ़ाकर 1 रुपया प्रतिमन कर दिया गया। उसका जो नमक कर था यानी कि टैक्स था, नमक टैक्स, तो उसे 98 से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया गया सूरत में 1844 में। तो इससे जनता में विद्रोह फैला, उसका विद्रोह किया गया, यानी कि रिएक्शन आई और ये जो विद्रोह फैला 1844 में, इसको सूरत का नमक आंदोलन का नाम दिया गया और यूरोपीय लोगों पर कुछ आक्रमण कर दिया गया, जिससे 1848 में सरकार ने एक मानक नाप और तोल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने उसका भी विरोध किया कि भाई कोई नाप और तोल अधिकारी जो है लागू नहीं होगा। तो उसके लिए फिर यहाँ सत्याग्रह लगाया गया और फलस्वरूप मतलब रिजल्ट ये आया कि सरकार ने फिर उस बात को माना और कोई वहाँ नाप तोल अधिकारी नहीं, वो व्यवस्था लागू नहीं की गई और टैक्स भी कम कर दिया और ये विद्रोह सफल रहा, जनता इसमें कामयाब हुई। तो ये मैंने केवल इसलिए ये बात बतलाई है 1844 की कि ये 44 से शुरू हो गया, 48 तक 4 साल ये चला सूरत में और नमक के कर के विरोध में चला। तो इसलिए नमक कर पहले भी हो चुका है, लेकिन जो सविनय अवज्ञा दंडी यात्रा वाला था उसमें और इसमें अंतर है। वहाँ नमक दूसरे रूप में उपयोग किया गया था, यहाँ नमक कर के विरोध में ये विद्रोह हुआ था नमक कर बढ़ाने को लेकर। तो इस तरह से ये विद्रोह छोटा था लेकिन सफल रहा। अब आगे इससे आगे मैं जो चर्चा करता हूँ इसके बाद वो रानी गाई दिल्ली की करता हूँ। इन्हें रानी की उपाधि दी गई थी कि वैसे ये रानी नहीं थी, गाई दिल्ली इनका नाम था, लेकिन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और एकता लाने के लिए इन्होंने जो जनता में काम किया, तो इसलिए आंदोलन में जब इन्होंने काफ़ी अपनी बढ़त बना ली और क्योंकि ये इन्होंने तो अपने भाई के उपरांत आंदोलन की बागडोर संभाली थी और जब बागडोर संभाल ली और बाद में ये नेता के रूप में उभरी, तो फिर
उसको देखते हुए, इनके संघर्ष को देखते हुए इन्हें रानी की उपाधि दी गई। जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने इनकी नेतृत्व क्षमता और संघर्षशीलता को देखते हुए इन्हें रानी की उपाधि दी गई थी। इनके एक भाई थे, उनका नाम जदोन नांग था, और जदोन नांग ने सामाजिक एकता लाने के लिए नागाओं को इकट्ठा किया। नागा जाति थी, नागा जाति से ये थे, तो नागा जाति को इकट्ठा करके उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। अब जदोन नांग को जब वो काफ़ी मतलब प्रभाव में आ गए, नागा जाति इकट्ठी हो गई और एक ताकत बनी, तो इनको 29 अगस्त 1931 में फांसी दे दी गई। जब इनको फांसी दे दी गई तो विद्रोह की बागडोर, जो एक संगठन तैयार किया था जदोन नांग ने, तब गाई डिन ल्यू उनकी बहन थी, उन्होंने जब बागडोर संभाली थी और फिर उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया और नागा जाति में सामाजिक बुराइयों को दूर करने, सामाजिक एकता बनाने में और अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाने में इन्होंने एक संगठन तैयार करके उनको जो है खड़ा कर लिया। तो इनकी संघर्ष क्षमता और एकता को देखते हुए तब इनको जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने रानी की उपाधि दी थी। तो वे रानी गांडिल्यू नागा हैं और ये अक्सर पूछ लिया जाता है इनके विषय में, इनके भाई के विषय में, या ये किस जाति से थी उसके विषय में। इन आंदोलनकारियों ने संगठन को आगे बढ़ाते हुए, और मैं एक जानकारी और दे दूं कि ये एक ऐसा संगठन था कि जो 1917 में बना, और ये संगठन फिर गांधी जी के साथ उनकी जो गांधी जी के जो ये आंदोलन चला है उसमें फिर ये जुड़ गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार से इस आंदोलन में काफ़ी हमारे अंग्रेज़ों को एक तरह से चने चबाए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। अब मैं आगे एक संगठन है, इसी में जो किसान आंदोलन भी कहा जाता है, और उस आंदोलन का नाम है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन इसी के इर्द गिर्द मतलब आंदोलन था, यानी कि इसी समय ये 1917 में हुआ था गांडिल्यू का आंदोलन, और खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, और ये गुजरात में हुआ था। गुजरात में खेड़ा एक जगह पड़ती है। पाटीदार किसानों ने 1918 में अकाल पड़ने और प्लेग के फैलने के कारण ये विद्रोह किया था, क्योंकि राजस्व उगाया जाता था। ये राजस्व का मना करते थे कि भाई जब बीमारी हुई, परेशानी हुई तो तुम्हें राजस्व नहीं लेना चाहिए। इन्होंने राजस्व इकट्ठा किया और जनता ने विरोध कर दिया, और मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में किसान इकट्ठे हो गए, और मोहनलाल पांड्या ने 1918 को गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया, और गांधी जी ने सत्याग्रह 1918 में किया। तो ये खेड़ा आंदोलन बोला जाता है। इस आंदोलन में विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और सरदार वल्लभ भाई पटेल
ये शामिल थे खेड़ा आंदोलन में। ये 3 लोग इसमें शामिल थे और ये आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें कौन कौन लोग साथ थे ये भी पूछा जाता है, कब हुआ ये भी पूछा जाता है, क्यों हुआ ये भी पूछा जाता है। तो अधिकतर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अक्सर आ जाते हैं और क्वेश्चन आने के कारण ही मैंने इसका जिक्र तुम्हारे इसमें कर दिया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ आंदोलनों के मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। नील किसान विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में। बंगाल और बिहार इस आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र हैं। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे। इसको नील किसान विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। पावना किसान विद्रोह हुआ। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 तक हुआ। बंगाल में ही हुआ ये भी। ईसानाथ, शंभूपाल और केशव चंद्र राय ये इसके नेता माने जाते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में किसान सभा 1918 में, जिसके संस्थापक थे गौरीशंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश किसान सभा गठित होती है 1918 में और उत्तर प्रदेश किसान सभा ने भी थोड़ा थोड़ा सामाजिक दबाव बनाते हुए यहाँ पर एकता दिखाई। ऐसे ही अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र के द्वारा 1920 में बनाई गई। इसके अलावा बिहार किसान सभा जो स्वामी सहजानंद जी के द्वारा थी 1928 में ये गठित हुई। एक थे कृषक प्रजा पार्टी 1929 में बंगाल में, जिसके नेता थे अकरम खान और अब्दुल रहीम। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे संगठन जिनकी जानकारी मैंने तुम्हें दे दी है। तो इन संगठनों में एक बात मुख्य रूप से देखने को मिलती थी कि ये जो भी संगठन थे, विद्रोह हुए, ये सब अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए और अंग्रेज़ों की जो मनमानी लगान वृद्धि थी उसके खिलाफ ये विद्रोह हुए। और इन विद्रोहों को दबा दिया गया क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि ये विद्रोह के रूप में ये जनता इकट्ठी हो और हमारा शासन यहाँ से हटे, इसलिए वो दबाते थे। दबाने में जनता वो सेना एक्शन लेती थी, जिस कारण बहुत से विद्रोही उस एक्शन में मारे जाते थे। इनके मारने के बाद जनता में और उफान आया, जनता और इकट्ठी हुई। जनता में एक अपने देश के प्रति आज़ादी की लहर बनी और आज़ादी की लहर बनकर उनका गुस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ फूटा। हालांकि अंग्रेज़ों ने उनकी सहूलियत के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी, लेकिन जनता ने उन व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए अंत में इन विद्रोहों का परिणाम एक क्रांतिकारी लोगों के रूप में उभरा और राष्ट्र चेतना बनी। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1947 आते आते वो देश को आज़ादी दिला गए। इसीलिए इन विद्रोहों की महत्ता है और इन विद्रोहों की महत्ता को देखते हुए इन्हें पढ़ाया जाता है आधुनिक इतिहास में। और परीक्षाओं में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आज़ादी हमें मिली उस आज़ादी को मिलने में काफ़ी हद तक इन विद्रोहों का रोल है। अगर ये विद्रोह नहीं होते, लोग इसमें नहीं मारे जाते, तो एक राष्ट्र लहर जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बनी वो नहीं बनती और राष्ट्रवादी लहर बनकर ही देश में एक माहौल बना, जो माहौल बनकर परिणाम के रूप में अंग्रेज़ों को यहाँ से भगवाने में सहयोग हुआ। अंत में अंग्रेज यहाँ से चले गए। उन्होंने संशोधन करते करते कभी 1919, कभी
1935 और फिर अंत में 1947 अधिनियम बनकर भारत को आज़ादी दिलाई गई। ये महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करते हैं विद्रोह। तो मैं सभी सुनने वाले साथियों से ये अपील करूँगा कि वे अधिक से अधिक मेरी जो वीडियो हैं उनको शेयर करें, जिससे कि पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं इनका लाभ लें। क्योंकि जब लेक्चर अच्छा होता है तो बच्चों का मन ऑटोमेटिक ही करता है और वे बच्चे फिर उसको कंसंट्रेट होकर सुनते हैं और फिर उनकी याददाश्त याद होने में उन्हें आसानी होती है। तो अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।